गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेसिकली आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। वन इज OFS, दैट इज ऑफर फॉर सेल, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम IPO, एंड द सेकेंड इज सेगमेंट रिपोर्टिंग, विच इज अ कोर फंडामेंटल टॉपिक इन एनालाइजिंग कंपनी एंड कंपेयरिंग टू कंपनीज। तो जब हम OFS की बात स्टार्ट करें तो दो चीज़ें लिंक होती हैं शेयर्स से, एक होता है IPO एंड OFS। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? IPO इज समथिंग जो एक पब्लिक कंपनी लाती है, एंड OFS इज समथिंग जो एक्चुअली लिस्टेड कंपनी लाती है। एज द नेम सजेस्ट, IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी इनिशियल जो कंपनी अपना पहला ऑफर ला रही है स्टॉक मार्केट में। एंड ऑफर फॉर सेल इज जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है प्रमोटर के पास, उसमें से एक पार्ट अपना सेल आउट कर रहे हैं। तो जब हम इसके मैकेनिज्म पे आए, तो जैसे हम देख सकते हैं एक कंपनी है जिसके पास 1 लाख शेयर्स हैं, उसकी प्रमोटर होल्डिंग ऐसे है, सॉर्ट ऑफ शेयर होल्डिंग 20,000 FII के पास है, 10,000 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, 20,000 रिटेलर्स के पास है, एंड रेस्ट 50,000 प्रमोटर के पास है। अब उस कंपनी को मनी रेज करना है, तो OFS इज अ इंटरेस्ट फ्री मनी टेकिंग। बेसिकली इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है क्योंकि ये डेट नहीं है, ये एक इक्विटी ही है। तो प्रमोटर ने क्या सोचा कि मैं 10,000 शेयर्स बेच देता हूँ। सो प्रमोटर की होल्डिंग रह गई 40,000, एंड उसमें से 10,000 उसने बेच दिए। अब इन शेयर्स का क्या होगा? ये शेयर्स इन्वेस्टर्स खरीदेंगे। इन्वेस्टर्स मीनिंग FII, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे सब। एंड उसके बदले कंपनी को उन शेयर्स के वर्थ में कैश दे देंगे। तो ये कैश कंपनी अपने डेवलपमेंट, अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है। हाउ OFS इज डिफरेंट फ्रॉम डेट? डेट में कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होती है, 50,000 की 50,000 रहेगी। बट जो वो लोन उठाएंगे, जो लोग कैश लेंगे, उसके ऊपर वो ईयरली इंटरेस्ट देंगे, मंथली इंटरेस्ट देंगे। इधर उनकी शेयर होल्डिंग कम हो रही है पर इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इनके ऊपर जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है वो नहीं बढ़ेगी। आजकल काफी कंपनीज OFS ला रही हैं, एंड सबसे प्रोमिनेंट तो गवर्नमेंट कंपनीज है। बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज को क्या करना है, उनको स्टेक सेल करना है, एंड स्टेक सेल करेंगे तो सबसे इजी मैकेनिज्म है ऑफर फॉर सेल, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनीज लिस्टेड है, एंड लिस्टेड कंपनीज में स्टेक बेचना है, तो दैट इज ऑफर फॉर सेल। क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है, उनको ये सब डिसइन्वेस्टमेंट का एक टारगेट है, उसको मीट करना है। तो OFS के ऊपर इतना एक ये ब्रीफ था, एंड इससे ज़्यादा डिटेल कुछ हो नहीं सकती। तो इफ एनीथिंग यू कैन आस्क, एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, सो नाउ आई विल मूव ऑन टू सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये एक कोर फंडामेंटल टॉपिक है, एंड मैं कोई क्वालिफाइड इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। एंड मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्स है CFA बुक, विच इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। उसकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बुक्स की इन्फॉर्मेशन का सोर्स है मेरे पास। तो बेसिकली वट एवर आई एम सेइंग इज वॉट आई हैव लर्नड बाय स्टडिंग दोज बुक्स। सो सेगमेंट रिपोर्टिंग में काफी सेगमेंट्स होते हैं, एवरी बिजनेस हैज मेनी सेगमेंट्स। बट जो मेन दो कैटेगराइजेशन होती है, दैट इज बिजनेस सेगमेंट एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बिजनेस सेगमेंट में जैसे हम ये देखें, ये कोर बिजनेस है, ये होल्डिंग कंपनी है, एंड उसकी छोटी छोटी 4 बिजनेसेस हैं। एक हो गया फॉर एग्जांपल रिटेल में, एक हो गया मार्केटिंग में। बिजनेस नॉट एज इन डिपार्टमेंट्स, बट बिजनेस की एक रिटेल बिजनेस में हो गया, एक मार्केटिंग बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में हो गया, एक इस चीज के बिजनेस, ऑयल एंड नेचुरल गैस के बिजनेस में हो गया। तो 4 उस कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो एक होल्डिंग कंपनी के नाम में आते हैं। शेयर इस कंपनी का लिस्ट होगा, एंड वो कंपनी इन 4 सेगमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करेगी अपनी एनुअल रिपोर्ट में। तो जनरली हमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेगमेंट्स में जाके क्यों करनी होती है? बिकॉज सपोज हमारी बात करें टाटा मोटर की, टाटा मोटर के प्राइवेट सेगमेंट है, कमर्शियल सेगमेंट है, एंड ऐसे काफी सेगमेंट्स हैं। तो सपोज मार्केट में आया कि प्राइवेट व्हीकल्स की प्राइसेस कम हो रही है, तो किस एक्सटेंट पे, किस डिटेल में एक कंपनी के ऊपर इफेक्ट आएगा, वो एक सेगमेंट में जाके ही होगा। अगर टाटा मोटर की प्राइवेट होल्डिंग का 50% है रेवेन्यू में, और महिंद्रा का 20% है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल फिगर्स है, तो ऑफकोर्स एनी बूस्ट इन
private sector vehicles will boost Tata Motor more than Mahindra, or any bane in this segment will be negative sentiments for Tata Motor more than Mahindra. इसलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अब हम कुछ भी स्टडी करते हैं तो इन डेप्थ स्टडी करनी होती है। तो कंपनी के में इन डेप्थ स्टडी के लिए होते हैं उसके सेगमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट स्टडी करना। सेकेंड सेगमेंट होता है जोग्राफिकल सेगमेंट। बेसिकली जोग्राफिकल सेगमेंट जनरली इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस ही होता है कि उसका कितना बिजनेस इंडिया में है एंड कितना फॉरेन में है। इससे इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली एनीथिंग दैट इज अफेक्टिंग द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल यूएस, यूरोप, एंड नॉट अफेक्टिंग इंडिया, तो कितना उस न्यूज का कंपनी के ऊपर इफेक्ट होगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम जोग्राफिकल सेगमेंट। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम इंटरनेशनल बिजनेसेस को करते हैं अंडरस्टैंड। बेसिकली टाटा मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बिजनेस है जेएलआर, विच इज जैगवार लैंड रोवर। अब कितना अफेक्ट होगा वो बिजनेस, दैट विल डिपेंड अपॉन जोग्राफिकल सेगमेंट कि वो कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश्ड है। इसलिए जोग्राफिकल सेगमेंट को अंडरस्टैंड करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस सेगमेंट से। लोग जनरली सेगमेंट रिपोर्टिंग में जाते नहीं है। दे थिंक मैं कंपनी को ऊपर ऊपर से पढ़ लूंगा, मेरे को फर्क क्या पड़ रहा है। बट एक्चुअली सेगमेंट रिपोर्टिंग मेक्स द डिफरेंस बिटवीन टू कंपनीज। टाटा मोटर, महिंद्रा लुक इक्वली फ्रॉम अबव कि दोनों कमर्शियल व्हीकल में, दोनों प्राइवेट व्हीकल में है। बट सेगमेंट रिपोर्टिंग में जाते हो तब आपको पता चलता है कि टाटा मोटर के पास तो जेएलआर है, उनका कमर्शियल सेगमेंट में काफी स्ट्रेंथ है, और महिंद्रा की स्ट्रेंथ है ट्रैक्टर्स में, एग्रीकल्चर में। तो ये जो छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होती हैं विच मेक्स द डिफरेंस फ्रॉम 99% टू 100% अंडरस्टैंडिंग, वो जो 1% है वो सिर्फ सेगमेंट रिपोर्टिंग ही आपको दे सकता है। अब हम नेक्स्ट पे जाएं तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में कंपनीज क्या डिस्क्लोज करती है। बेसिकली सबसे सिंपल होता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड टोटल रेवेन्यू। तो प्रॉफिट एंड लॉस और टोटल रेवेन्यू तो हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हर जना देता ही है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है एसेट एंड लाइबिलिटीज। अब किसी कंपनी के पास जो एसेट्स हैं उसमें से टोटल एसेट्स में कितने एसेट किस सेगमेंट पे हैं या कितनी लाइबिलिटी किस सेगमेंट पे है, वो मैटर करता है कि वो कंपनी किस सेगमेंट को ज्यादा फोकस दे रही है, किस सेगमेंट पे ज्यादा लाइबिलिटीज लेके रिस्क ले रही है। तो ये चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन यानी नॉन कैश एक्सपेंसेस। दीज आर ऑप्शनल, दीज आर नॉट मैंडेटरी टू शो। मैंडेटरी आर द अबव 3 ओनली। एंड ये ऑप्शनल इसलिए बिकॉज दी इनकी कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एएस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सेगमेंट रिपोर्टिंग में ये दिखाओ, बट अबव 3 आर मैंडेटरी। अभी अगर मैं दो कंपनीज के बीच में करूंगा अभी कंपैरिजन, दैट इज इन्फो एज एंड टीम लीज। बोथ आर क्लोज कंपिटिटर्स एंड बोथ आर इन सर्टेन सेम सेगमेंट्स। तो इससे पहले कोई डाउट हो अभी तक थ्योरी में तो यू कैन आस्क, और यू कैन दोज हु आर व्यूइंग लाइव स्ट्रीमिंग कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so now when I move on to the two companies, मेरे को पर्सनली बोलूँ, मेरे को इन्फो एज ज़्यादा बेटर लगती है एज इन ओवरऑल बिजनेस एंड इट्स टेक्निकल्स। बट अभी इधर मैं दोनों को इक्वली फोकस देके अंडरस्टैंडिंग करूँगा। ये है इसकी बिजनेस सेगमेंटेशन इन्फो एज की, विच इज़ नौकरी। नौकरी हमने बहुत सुना है कि Naukri.com, इसके एड्स भी बहुत देखे हैं, पर बहुत कम जनों को पता है कि ये स्टॉक लिस्टेड है इन द नेम ऑफ इन्फो एज। बिकॉज इन्फो एज से लोग नौकरी को रिलेट नहीं कर पाते, बिकॉज बोथ आर टोटली डिफरेंट। अब इसके जो दो इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट सर्विसेज, Naukri.com, वो आपने बहुत सुना है, एंड रियल एस्टेट, दैट इज 99acres.com। 99acres.com भी आपने बहुत सुना होगा, चलता रहता है चलता रहता है। अब जो ये दो बिजनेसेस हैं और अदर्स आता है, अदर्स में जो छोटे बिजनेसेस हो गए, बेसिकली एक कंपनी को 75% तक रेवेन्यू को सेगमेंट रिपोर्टिंग में पोर्ट्रे करना होता है। बचा हुआ 25 होता है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, एंड 75 तक दे कैन फिल विद अदर्स, एक अदर सेक्शन बना के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनका 100 करोड़ 200 करोड़ का रेवेन्यू है, उन सबको ऐसे ही दिखा सकते हैं।
आपने एक चीज़ काफ़ी जनों के दिमाग में आएगी कि अभी बात आ रही थी कि ज़ोमैटो का आईपीओ आ रहा है एंड ज़ोमैटो काफ़ी प्रोमिनेंट बिज़नेस है इन्फो एज का एंड पॉलिसी बाज़ार काफ़ी प्रोमिनेंट बिज़नेस है इन्फो एज का। तो वो इधर क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे? उसके पीछे एक रीज़न है, जो नौकरी डॉट कॉम है और जो 99 एकर्स डॉट कॉम है, दैट इज़ इट्स सब्सिडियरी यानी उन कंपनीज़ का कंट्रोल इन्फो एज के हाथ में है। ज़ोमैटो और पॉलिसी बाज़ार, उसके लिए इन्फो एज इज़ एन इन्वेस्टर, इज़ एन एंजल इन्वेस्टर। इट्स नॉट अ होल्डिंग कंपनी और इट डज़न्ट कंट्रोल इट टू दैट एक्सटेंट कि मैनेजरियल डिसीजंस में इन्फो एज का रोल हो गया, कुछ चेंजेस करने हैं बिज़नेस में, कुछ पॉलिसी चेंजेस करने हैं, वैसा सब रोल नहीं है उसका। इसलिए वो एजीएम में बिज़नेस सेगमेंटेशन में नहीं पोर्ट्रे होती, दैट कम्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज़ दैट इज़ सब्सिडियरीज़। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना कि सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड सब्सिडियरीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब इसमें हम बात करें तो एज वी कैन सी अबाउट 80-85% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम नौकरी, 15-20% comes from 99 acres and others has a negligible under 10% revenue. Profits में भी 99 acres and others are in loss. And Naukri.com is the only prominent business of InfoEdge जो वो उसे प्रॉफिट में रखती है। एंड एसेट्स में भी आप देखो कि नौकरी हैज कंसिडरेबली लेस एसेट्स कंपेयर टू अदर सेगमेंट। इसका 75% से ज़्यादा रेवेन्यू है एंड एसेट्स आर अबाउट 60% ओनली, तो विच इज़ अ गुड थिंग। बट द ओनली ड्रॉबैक व्हेन यू कैन सी ऊपर ऊपर से इज रिक्रूटमेंट इज लाइबिलिटीज। नौकरी का लाइबिलिटी मोर देन 80% है, अबाउट 80% है टोटल लाइबिलिटीज का। तो ये एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊँगा एनालिसिस कि ऐसे में एनालिसिस कैसे करें। नेक्स्ट आता है इन्फो एज का ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ये कंपनी ऐसी है जो दोनों सेगमेंटेशन करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन एज वेल एज ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन में इन्होंने डोमेस्टिक एंड ओवरसीज करा है। अब डोमेस्टिक तो आप जानते हो कि इंडिया है, बट ओवरसीज में नौकरी डॉट कॉम क्या काम है? लेकिन काफ़ी कम जनों को पता होगा कि दुबई जैसी कंट्रीज़ में भी, सॉरी सिटीज़ में भी नौकरी डॉट कॉम चलता है एंड इसके काफ़ी सब्सिडियरीज़ हैं नौकरी के जो ऐसी कंट्रीज़ में वर्क करते हैं। इसलिए इसकी वर्ल्ड प्रेज़ेंस है, इट्स नॉट ओनली कन्फाइन्ड टू इंडिया। ये एक चीज़ पॉइंट करती है कि ये कंपनी ने अपने आप को इंडिया पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है। ये कंपनी ऐसी है जो वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही है। दुबई हो गया, यूएई हो गई, बेसिकली यूएई में कर रही है एंड ऐसी काफ़ी अदर कंट्रीज़ हैं जिनमें ये स्प्रेड कर रही है। अब इसमें आप देखेंगे तो इस ऊपर की दोनों जगह उसका से रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। ओवरसीज़ में 845 मिलियन रुपीज़ से 914 मिलियन रुपीज़ एंड डोमेस्टिक में 10,000 मिलियन रुपीज़ से 12,000 मिलियन रुपीज़, व्हिच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि इसका दोनों तरफ ग्रोथ आ रही है, ओवरसीज़ में भी और डोमेस्टिक में भी। और ये जो छोटी चीज़ें हैं दैट मेक्स द डिफरेंस। नेक्स्ट कंपनी की हम बात करें दैट इज़ टीमलीज़। टीमलीज़ भी इसी सेगमेंट में आती है। इसके 3 मेन सेगमेंट हैं, रिक्रूटमेंट, सॉरी 2 मेन सेगमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब रिक्रूटमेंट सर्विसेज तो नौकरी का भी है, ह्यूमन रिसोर्स नौकरी का नहीं है। तो बेसिकली हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन 2 कंपनीज ऑन रिक्रूटमेंट सर्विसेज ओनली कि दोनों में रिक्रूटमेंट सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, क्या है, यूजिंग वेरियस फार्मूलाज। अब हम ओवरव्यू देखें इसका, तो इसका रेवेन्यू इज मच 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 मोर देन नौकरी। इट हैज 4.6 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू। अगर मैं इसे मिलियन में कन्वर्ट करूं तो दैट इज 46,000 मिलियन रुपीज, विच इज सिग्निफिकेंटली मोर देन नौकरी। बट इसका इन प्रॉफिट्स दैट इज सिग्निफिकेंटली डाउन। ये जो चीजें हैं ये सब मैं नीचे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में एनालिसिस में दिखाऊंगा। अब जैसे मैंने बात करी डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 3 चीज़ें हैं जो टीम लीज ने दिखाई हैं बट नौकरी ने नहीं दिखाई है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें भी होती हैं, दीज़ आर सिर्फ़ ये 3 चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं और तो ये चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी नहीं होती है। तो ये अच्छा है दिखाई है बट इट डज़न्ट मेक मच डिफरेंस आल्सो। देन इन दोनों के इसने टीम लीज ने अपने एसेट्स भी दिखाए हैं एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिटवीन दीज थ्री।
अनएलोकेटेड मतलब बेसिकली इट्स द अदर नेम फॉर अदर्स ओनली, कि अदर्स का इतना एसेट्स है, इतना लायबिलिटीज है, अदर्स का इतना रेवेन्यू है, इतना प्रॉफिट है। तो ये चीजें, ये था इसका बिजनेस सेगमेंटेशन ऑफ टीम लीज। टीम लीज भी अच्छी कंपनी है, इट इज ऑल्सो एन एमर्जिंग बिजनेस, बट कंपेयरिंग बोथ कंपनीज आई फील पर्सनल व्यू इज नौकरी इज बेटर। टीम लीज भी जोग्राफिकल सेगमेंटेशन देती है, दैट इज इंडिया एंड आउटसाइड। आउटसाइड मीनिंग फॉरेन ओनली। इंडिया का इसका काफी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू है। आप कंपेयर करेंगे नौकरी से, तो नौकरी के कंपैरिजन में टीम लीज तो आउटसाइड इंडिया है ही नहीं बिल्कुल, बिकॉज नौकरी हैड सिग्निफिकेंट आउट फॉरेन रेवेन्यूज, टीम लीज का नेग्लिजिबल फॉरेन रेवेन्यू है आउट ऑफ टोटल। सो वी कैन कंसिडर टीम लीज एज अ सोल इंडियन कंपनी ओनली, बिकॉज ये इसी साल एस्टेब्लिश हुआ है आउटसाइड में। आप देख सकते हो इसका लास्ट ईयर जीरो रेवेन्यू है आउटसाइड में, इस साल ही पोर्ट्रे हुआ है। तो ये किस तरह कैपिटलाइज कर पाते हैं अगले 2-3 साल में, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट। नौकरी इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन फॉरेन ऑल्सो कंपेयर टू टीम लीज। तो ये एक पॉइंट है दैट पुट्स नौकरी अबव टीम लीज, कि वो एस्टेब्लिश्ड है फॉरेन में। बट आप अगर काउंटर देखो, तो टीम लीज हैज जस्ट एंटर्ड फॉरेन सेगमेंट। तो क्या पता इट डज समथिंग दैट नौकरी कुडंट, क्या पता इसका रेवेन्यू मल्टीफोल्ड हो जाए फॉरेन में। तो ये एक रिस्क फैक्टर आ जाता है इन टीम लीज, कि वो नए सेगमेंट में जा रही है, कितना कर पाती है, कितना नहीं कर पाती, किस स्पीयर पे वो कर पाती है। तो ये चीजें जो आपको देखनी पड़ेगी। अभी हम बात करें कॉमन सेगमेंट की बिटवीन नौकरी एंड टीम लीज, तो रिक्रूटमेंट है। हमने अभी बात करी थी, मैंने बताया था। अभी मैं एनालिसिस पे आऊँ उससे पहले, इफ एनीवन हैज एनी डाउट, कुछ भी क्वेरी हो, तो प्लीज आस्क। यू कैन, एज आई सेड, यू कैन ऑल्सो कमेंट इन अ लाइव चैट। ओके, सो ये जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। अभी तक जो मैंने बताया, दैट वाज जस्ट थ्योरी, दैट वाज जस्ट द बेसिक्स। अभी मैं कंपैरिजन स्टार्ट करूँ, तो बेसिकली इन दो कंपनी में ये चीज़ बहुत मेरे को लगी थी, इट इज़ वेरी डिफरेंट, कि रेवेन्यू टीम लीज का इज इन मल्टीफोल्ड्स ऑफ नौकरी, बट प्रॉफिट्स ऑफ नौकरी इज मल्टीफोल्ड्स ऑफ टीम लीज। ये एक जनरली चीज़ है जो हम लाइक सेगमेंट में नहीं देखते, कि दोनों चीज़ें ऑनलाइन बिजनेस में है, दोनों चीज़ें डॉट कॉम कंपनीज है, पर इतना डिफरेंस आज तक जनरली नहीं देखा जाता। जनरली आप अगर कंपेयर करो आईओसी को, एचपीसीएल को, बीपीसीएल को, इन सब को, तो इतना डिफरेंस नहीं देखा जाता। इट कैन बी माइन्यूट, प्लस माइनस 10-20%, बट इट्स टोटली नेगेटिव ओनली, कि एक जगह टीम लीज रेवेन्यू में लीड कर रही है, तो नौकरी प्रॉफिट्स में लीड कर रही है। तो जनरल इट शोज नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन दीज टू कंपनीज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ये एक चीज है जो काफी मायने रखती है, बिकॉज इन दी एंड कंपनीज काम करती है प्रॉफिट के लिए। जितना कम रेवेन्यू, जितना ज्यादा प्रॉफिट, उतनी अच्छी कंपनी होती है, बिकॉज उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा है। एंड दिस ऑल्सो शोज कि नौकरी का तो अभी मार्केट में ग्रैब है ही नहीं, बिकॉज टीम लीज का इतना ग्रैब है, कि नौकरी का तो इतना ग्रैब है ही नहीं अभी मार्केट में। तो इफ नौकरी ग्रैब्स दैट रिमेनिंग मार्केट, तो इसके प्रॉफिट्स कहाँ होंगे। इसमें एक चीज आप जरूर देखना बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि पिछले 5 साल में नौकरी का क्या प्रॉफिट ग्राफ रहा है। इज इट डिक्रीजिंग और इज इट इंक्रीजिंग? बिकॉज इफ इट इज इंक्रीजिंग, देन इट्स वेल एंड गुड, कि वो अभी सेगमेंट में और ग्रैब कर रही है। इफ इट इज डिक्रीजिंग, देन दिस पॉइंट्स टू अ कंसर्न, कि टीम लीज इज गेनिंग मार्केट शेयर, वेर एज नौकरी इज लूजिंग मार्केट शेयर। तो ये एक जरूर देखना आप। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि क्या एनालाइजिंग रेशियोज होंगे। सबसे मेन है सेगमेंट मार्जिन, विच इज सेगमेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेगमेंट रेवेन्यू। यू कैन ऑल्सो से इट्स द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हम कंपनीज के प्रॉफिट्स की बात करते हैं, हम कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करते हैं, कि उसने सपोज 100 रुपीज कमाए, तो उसमें से उसे नेट प्रॉफिट कितना मिला। अब अगर उसे 10 मिला और 20 मिला, तो 20 इज ऑफकोर्स मच बेटर देन 10,
बिकॉज़ उसको कम रेवेन्यू पे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल रहा है। इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जिस कंपनी का ₹20 प्रॉफिट है, उसको सिर्फ 50% रेवेन्यू ही करना है टू मैच द अदर कंपनी, कि ₹10 प्रॉफिट कमाने के लिए उसे सिर्फ ₹50 की रेवेन्यू करनी है, कंपेयर टू ₹100 रेवेन्यू ऑफ द अदर कंपनी। तो सेगमेंट मार्जिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालाइजिंग रेशियो अमंग द फोर। सेकेंड आता है सेगमेंट टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर रेशियो में काफ़ी जने कंफ्यूज होते हैं कि क्या टर्नओवर रेशियो है। जनरली हमने सुना है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि इतने डेज में पूरी इन्वेंट्री सोल्ड आउट होके नई इन्वेंट्री आ जाएगी। इधर इसका थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। सेगमेंट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेगमेंट एसेट, यानी उसके सपोज ₹100 के एसेट्स हैं, तो उस ₹100 पे वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इज इट 500, 600, 1000, 2000? द हायर द बेटर। जस्ट लाइक सेगमेंट मार्जिन रेशियो, द हायर द बेटर। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा या जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए। कंपनी को कम एसेट्स लगा के ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, विच एवरीवन वांट्स। अब आप अपने आप बिजनेस करना चाहोगे तो आप भी यही सोचोगे कि कम से कम कैपिटल इन्फ्यूजन पे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू निकालना, विच इज़ वेरी गुड, जो हम चाहेंगे करना। देन नेक्स्ट रेशियो जो मैं बात करूंगा, दैट इज सेगमेंट ROI। सेगमेंट ROI मीनिंग रिटर्न ऑन एसेट्स। हाउ इज इट डिफरेंट देन टर्नओवर? इधर हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, उधर हम रेवेन्यू की बात कर रहे थे। अब काफ़ी कंपनीज होती हैं जिनका सेगमेंट टर्नओवर रेशियो इज वेरी वीक, बट सेगमेंट ROI इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ हाई शेयर सेगमेंट मार्जिन। तो इसलिए यू कैन नॉट कंक्लूड अ कंपनी इज गुड और बैड जस्ट ऑन सेगमेंट टर्नओवर। आपको सेगमेंट ROI भी देखना पड़ेगा। एज वी कैन से कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 10 टॉपिक्स में से 4 टॉपिक पढ़ के हम नहीं जा सकते एग्जाम देने, बिकॉज देन इट्स टोटली अ ब्लंडर। इसलिए सेम थिंग एक्ट्स हियर। व्हेन यू आर स्टडीइंग अ कंपनी, स्टडी एवरीथिंग, स्टडी एवरी रेशियो, एवरी एस्पेक्ट, एवरीथिंग। लास्ट इज सेगमेंट डेट रेशियो, जो आता है कि किस सेगमेंट पे कितना डेट है। अब डेट हमेशा कम हो उतना अच्छा रहता है, तो दिस इज द ओनली रेशियो अमंग द थ्री, द लोअर द बेटर। जितनी कम लाइबिलिटीज हो एसेट्स के मुकाबले, उतना बेटर रहता है। कि सपोज मेरे पास ₹100 की एसेट्स हैं, उसके ऊपर मैंने ₹200 का लोन लिया, विच इज रॉन्ग, बेसिकली इट्स इन मल्टीपल्स। बट उसी ₹100 की एसेट्स के ऊपर मैंने ₹50 का लोन लिया, विच इज गुड कंपेयर टू 200, बिकॉज मैंने कम लाइबिलिटी ली और ज़्यादा एसेट्स है। तो दैट पॉइंट्स आउट टू साउंड फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द सेगमेंट। तो मैंने ये चारों रेशियोज इन्फो एज एंड टीम लीज के ऊपर अप्लाई करें, जिसका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ये जो लेफ्ट साइड पे है, दैट इज 53%, 16, ये सब नौकरी का है, इन्फो एज का है, एंड द अदर साइड इज ऑफ टीम लीज। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेवेन्यू काफ़ी वीक था, प्रॉफिट्स काफ़ी वीक थे टीम लीज के। तो हियर यू कैन सी कि सेगमेंट मार्जिन नौकरी का इन रिक्रूटमेंट सेक्टर इज 53% कंपेयर टू जस्ट 1.9% ऑफ टीम लीज। दिस शोज कि नौकरी का मैनेजमेंट, उसकी वर्क एफिशिएंसी इज मच बेटर देन टीम लीज। ये ज़्यादा कमा रही है, ज़्यादा अच्छे तरीके से कमा रही है, एंड विच इज द वेरी गुड साइन कंपेयर टू टीम लीज। इधर उसको ₹100 के रेवेन्यू में ₹53 मिल रहा है, बट टीम लीज इज गेटिंग ओनली ₹1.9 एज नेट प्रॉफिट। अगर ये 1.920 होता, देन इट माइट हैव बीन स्लाइट कंसर्न इवन, बट लेकिन 40, 50, 60 होता, देन इट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट टू नौकरी, बिकॉज 40 and 50 aren't much apart to conclude कि नौकरी is better. 40, a company having a 40% segment margin compared to 50 is also equally good. हमें आगे के सेगमेंट्स में जाना पड़ेगा टू कंक्लूड। नेक्स्ट सेगमेंट टर्नओवर रेशियो की बात करें, नौकरी का इज मच बेटर। वो 100 रुपीज के एसेट्स के ऊपर 1600 का रेवेन्यू कमा रही है। अब इधर एक चीज आप देखो कि इट्स इन एक्स, यहाँ पे इट्स इन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मीनिंग
कितने एसेट के ऊपर, कितने रुपए के एसेट के ऊपर मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। 16.61 मीनिंग 1 रुपी के एसेट के ऊपर 16.61 रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर रही है नौकरी। एंड 10.20 का मतलब 1 रुपी के एसेट के ऊपर 10.20 रुपी का एसेट रेवेन्यू जनरेट करिए टीम। It is not much of a difference. 10 and 10 is a slight concern, but लेकिन it is not drastically low compared to 16.61. अगर टीम लीज इस रेशियो को इम्प्रूव कर पाए फ्यूचर में, देन ऑटोमेटिकली इसका सेगमेंट टर्नओवर रेशियो बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सेगमेंट आरओआई, रिटर्न ऑन एसेट। अब इधर इट्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इसका रेवेन्यू ऑन टोटल एसेट सॉरी सेगमेंट आरओए है नौकरी का 890%, वेयरएज टीम लीज का जस्ट 20%। ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है, जस्ट लाइक सेगमेंट मार्जिन, कि इतना डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस एक्चुअली रॉन्ग है फॉर फ्रॉम टीम लीज पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसके सेगमेंट में काफी कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आउट ऑफ टोटल एसेट्स। अब 100 रुपी के एसेट के ऊपर टीम लीज इज जस्ट getting 20 rupees profit and Naukri is getting 890 rupees profit. अब ये तीनों में वी कैन से कि नौकरी इज मच बेटर, दिख रहा है फेस पे कि नौकरी बेटर है, पर इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। वो रीजन पोर्ट्रे होता है लास्ट में, सेगमेंट डेट रेशियो। नौकरी का इज सिग्निफिकेंटली हाई विच इज वेरी रॉन्ग, 7.4, यानी 1 रुपए के एसेट के ऊपर इसने 7.4 रुपीज का डेट लिया है। टीम लीज का इज वेरी गुड कंपेयर टू नौकरी, इट्स जस्ट 0.90। तो दिस एसेट जस्टिफाइज नौकरीज एक्सेम्पलरी परफॉर्मेंस इन द अबव 3 रेशियोज। ऐसा क्यों? मार्जिन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नौकरी ने 7 टाइम्स डेट लिया है एसेट से, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए 7 टाइम्स डेट लिया है, जहाँ पे टीम लीज ने डेट नहीं लिया है। एंड काफ़ी इन्वेस्टर्स हुआ, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स signified debt as the most important asset ratio, which is very good, which is very important because जितना ज़्यादा डेट हो उतना ज़्यादा इशू रहता है कंपनी के लिए। क्यों ऐसा होता है? पहला होता है इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा डेट हो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विच इज़ अ मंथली एक्सपेंस। एंड जितने कम मंथली एक्सपेंसेस हो उतना बेटर रहता है। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज अ रीपेमेंट लायबिलिटी। अब आज तो ले लिया डेट नौकरी ने, बट जब ये रीपे करने की स्टेज आएगी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर या आफ्टर 10 ईयर, तब हाउ विल इट रीपे दैट? वो सिचुएशन में कैसे आएगी कि वो रीपे कर सके, दैट डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट, इट्स वर्किंग एंड ओनली। तो यहाँ ये एक कंसर्न है, इट्स अ रेड लाइट ऑन नौकरीज बिजनेस, कि ये 7.4x का जो डेट रेशियो है, हाउ विल इट रिकवर, हाउ विल इट रीपे दिस डेट, विल इट इन्फ्यूज मोर कैपिटल और विल इट रीपे इट्स डेट फ्रॉम प्रॉफिट्स, ये देखना पड़ेगा। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, पास्ट परफॉर्मेंस। पिछले 5 साल में is this segment debt ratio has increased to 7.4% और decreased to 7.4%? अगर ये 5 साल पहले 10 था तो इट्स अ गुड थिंग कि वो रिपे कर रही है, डेट इज डिक्रीजिंग विदाउट द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। बट अगर ये 2 या 3 या 5 था, इवन 7 था, देन इट्स अ कंसर्न कि उसे और डेट रेस करना पड़ रहा है या फिर वो डेट रिपे नहीं कर पा रही। इधर टीम लीज हैज़ अ मच मोर एडवांटेज देन नौकरी इन दिस सेगमेंट बिकॉज उसका डेट रेशियो इज जस्ट 0.90, यानी उसके पास डेट है ही नहीं, बहुत कम डेट है, सेगमेंट नेग्लिजिबल डेट है कंपेयर टू नौकरी। तो इन लॉन्ग रन इफ एनी थिंग हैपन्स टू इकोनॉमी, अगर इकोनॉमिक क्रंच आता है, देन टीम लीज विल हैव लेस बर्डन ओवर इटसेल्फ देन नौकरी। नौकरी को रीपेमेंट की लाइबिलिटी आएगी, उसको इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी, टीम लीज को नहीं आएगी इतनी, बिकॉज इसका डेट रेशियो इज ईजिली फुलफिल्ड बाय एसेट्स। ये एसेट्स हैं इसके पास 1 रुपए के, डेट 0.9 का है। तो टू एन एक्सटेंट एसेट्स बेच के टीम लीज कैन रिकवर पे ऑफ मोर देन
एक्सपेक्टेड डेट, देन नौकरी। नौकरी को कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा बचे हुए 6.4 रुपीज़ के लिए। टीम लीज के पास वो प्रॉब्लम नहीं आएगी इन केस इसको बिजनेस डिसॉल्व करना पड़े बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्रंच। तो ये एक था, इसके ऊपर किसी को डाउट हो। एंड इधर मेरा एक छोटा सा था ये वेबिनार जस्ट ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड ओएफएस। तो किसी को कुछ भी डाउट हो, किसी को कुछ भी हो, यू कैन फील फ्री टू आस्क। You can ask on live chat also of both Merative and YouTube if anyone has any query. Okay, so I will be posting the link of this webinar, the recorded webinar, in tonight before 10 p.m. Please share it with your contacts, and it's for those who are not able to attend it at this moment. थैंक यू फॉर योर टाइम। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैंने जो नॉलेज गेन करी है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको मैं रिफ्लेक्ट कर सकूँ हियर, इधर मैं रिफ्लेक्ट कर सकूँ उससे। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड होप टू सी यू इन फ्यूचर वेबिनार्स ऑल्सो। And thank you to Merative for providing me such a great platform and giving me an opportunity to start my webinar series. Thank you. Awesome, Navkar. Um, Thank you for joining. And Thank Abhi, you. you can stop the live stream and you have to go to YouTube and stop it as well. Okay.